नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गेहूं के आटे का उपयोग मुख्य रूप से खमीर वाली ब्रेड के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, ग्लूटेन बनाने की क्षमता होती है, फाइबर की मात्रा होती है। आंसर ग्लूटेन बनाने की क्षमता होती है, ऑप्शन सी। व्याख्या, गेहूं के आटे का उपयोग मुख्य रूप से खमीर वाली ब्रेड के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन बनाने की क्षमता होती है। खमीर वाली ब्रेड के लिए ऐसे आटे की ज़रूरत होती है जो गीला होने पर ग्लूटेन पैदा करता है। गेहूं का आटा प्राथमिक है क्योंकि इसमें ग्लूटेन पैदा करने वाले प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है। ब्रेड आमतौर पर गेहूं से बनाई जाती है। यीस्ट सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया के चयनित स्ट्रेन को बेकर्स यीस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। गेहूं के आटे में यीस्ट को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, हालांकि कुकीज़ और केक बहुत समान हैं लेकिन वे अपने में भिन्न होते हैं। आकार, फार्मूले, मेकअप, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, हालांकि कुकीज़ और केक बहुत समान हैं लेकिन वे अपने आकार, फार्मूले और बनावट में भिन्न होते हैं। विशेष रूप से सामग्री के अनुपात, वसा और चीनी की मात्रा और खमीर उठाने वाले तत्वों के उपयोग में भिन्न होते हैं। अब अगला प्रश्न, क्रिसमस केक किस प्रकार का केक है? फ्रूट केक, ब्लूबेरी केक, चॉकलेट केक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर फ्रूट केक। व्याख्या, क्रिसमस केक फ्रूट केक प्रकार का केक है। क्रिसमस के समय उपहार के रूप में फ्रूट केक देते हैं। भारत में क्रिसमस केक पारंपरिक रूप से कई प्रकार के फ्रूट केक होते हैं। फलों से केक को शादियों और छुट्टियों जैसे विशेष अवसरों के दौरान परोसा जाने वाला एक भोग माना जाता था। अब अगला प्रश्न, किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो खमीर वाली रोटी के लिए गूंथने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर मफिन, ऑप्शन ए। खमीर वाली ब्रेड को बटर, सीधे आटे और स्पॉन्ज मिक्सिंग विधियों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है। मफिन मिक्सिंग विधि का उपयोग आमतौर पर खमीर वाली ब्रेड तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है। खमीर वाली ब्रेड को विभिन्न मिक्सिंग विधियों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है जो सामग्री को मिलाने के क्रम और तकनीक को निर्धारित करती है। बटर मिक्सिंग विधि में एक तरल बटर शामिल होता है जिसे बेकिंग के लिए पैन में डाला या स्कूप किया जाता है। मफिन मिक्सिंग विधि का उपयोग मुख्य रूप से क्विक ब्रेड, मफिन और केक के लिए किया जाता है। यह विधि आमतौर पर खमीर वाली ब्रेड या रोटी तैयार करने पर लागू नहीं होती है। अब अगला प्रश्न, काली मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? आंसर ओलियोरेसिन, ऑप्शन सी। व्याख्या, काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेसिन के कारण होता है जो खाने को तीखा और मसालेदार स्वाद देता है। गोभी के पत्तों में तीखापन फिनिग्रीन के कारण होता है। सरसों में तीखापन ग्लूकोफिलेट्स के कारण होता है। अब अगला प्रश्न, टमाटर केचप में प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक कौन है? सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम प्रोपियोनेट। आंसर सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी। टमाटर केचप में प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक सोडियम बेंजोएट है। प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सके। बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण सोडियम बेंजोएट खाद्य संरक्षण और अचार बनाने वाला घटक है। यह एक खाद्य परिरक्षक है जो अम्लीय भोजन में उपयोग किया जाता है जैसे सलाद ड्रेसिंग, सिरका में एसिटिक अम्ल, कार्बोनेटेड पेय, कार्बोनिक अम्ल, जैम और फलों के रस, साइट्रिक अम्ल, अचार, एसिटिक अम्ल, खतरनाक जीवाणु, खमीर और फफूंदी के कारण भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। यह भोजन के रंग, स्वाद, पीएच और बनावट में परिवर्तन को रोकने में सहायता करता है। आहार में सोडियम बेंजोएट का एक अन्य प्रमुख स्रोत सलाद ड्रेसिंग है। अब अगला प्रश्न, खमीर और आटे के अलावा खमीर वाली ब्रेड में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व शामिल है? वसा और या अंडे, नमक,
चीनी, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, खमीर ब्रेड में 6 मुख्य सामग्री आटा, तरल, नमक, चीनी, वसा, अंडे और खमीर हैं। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला आटा स्टार्च और प्रोटीन यानी ग्लूटेन प्रदान करती है। आटे और पानी के अलावा इसे फूलने के लिए खमीर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक कुकी छोटा है यदि यह वसा में डैश डैश और ग्लूटेन विकास में डैश डैश हो। उच्च उच्च, निम्न उच्च, उच्च निम्न, निम्न निम्न। आंसर उच्च निम्न, ऑप्शन सी। व्याख्या, छोटा कुकी वह होती है जिसमें वसा की मात्रा उच्च और ग्लूटेन की मात्रा निम्न होती है, जिसका अर्थ है कि यह भुरभुरी होती है और अधिक नहीं फूलती है। अब अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले नमक का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। वेल्ड नमक, रॉक नमक, सोलर नमक, उपर्युक्त में से सभी। आंसर उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी नमक के स्रोत हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। सौर नमक समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वेल्ड नमक गहरे भूमिगत नमक जमा से प्राप्त होता है। रॉक नमक कुछ खनन जमा से प्राप्त होता है। नमक एक परिरक्षक के रूप में प्रभावी है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों की जल गतिविधि को कम करता है। किसी भोजन की जल गतिविधि माइक्रोबियल वृद्धि और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपलब्ध अनबाउंड पानी की मात्रा है। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में अधिकतम केंद्रित है। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, लघु उद्योग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर असंगठित क्षेत्र। व्याख्या, भारत में खाद्य प्रसंस्करण अधिकतम रूप से असंगठित क्षेत्र में केंद्रित है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मुख्य बाधा नहीं है। आंसर कम मांग। कम मांग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मुख्य बाधा नहीं है क्योंकि भोजन की मांग अधिशेष है, इसीलिए यह कोई बाधा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक झूठा फल है। तरबूज, सेब, चेरी, नींबू। आंसर सेब। व्याख्या, सेब अंडाशय से नहीं बल्कि थैलमस से बनता या ग्रहणी से विकसित होता है, इसीलिए इसे झूठा या मिथ्या फल कहा जाता है। मिथ्या फल वह फल है जिसमें गूदा अंडाशय से नहीं बल्कि कार्पेल के बाहर कुछ समीपवर्ती ऊतकों से प्राप्त होता है। मिथ्या फल को छंद फल या छद्र कार्प भी कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, शहतूत, सेब, नाशपाती आदि ऐसे फलों के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए एक कारक है। बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतें, संगठित खाद्य खुदरा व्यापार, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतें और संगठित खाद्य खुदरा व्यापार आदि सभी फलों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अब अगला प्रश्न, फलों के संरक्षण के लिए कितने प्रतिशत चीनी की आवश्यकता होती है। आंसर 66%। व्याख्या, परासरण की प्रक्रिया द्वारा चीनी भोजन को संरक्षित करती है। फलों के संरक्षण के लिए लगभग 66% चीनी आवश्यक होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मानना है कि प्रसंस्कृत फल उत्पादों में लगभग 60% चीनी सांद्रता आमतौर पर उनके संरक्षण को सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अनाज प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। तिलहन प्रसंस्करण, गेहूं प्रसंस्करण, तिलहन और गेहूं प्रसंस्करण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर तिलहन और गेहूं प्रसंस्करण, ऑप्शन सी। भारत में तिलहन प्रसंस्करण और गेहूं प्रसंस्करण दोनों ही अनाज प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक हैं। नमक, सोडियम नाइट्राइट, मसाले और सिरका, जिप्सम सोडा और मिथाइल अल्कोहल, जिप्सम नमक और फार्मिक एसिड, सिरका और मिथाइल अल्कोहल। आंसर नमक, सोडियम नाइट्राइट, मसाले और सिरका, ऑप्शन ए। व्याख्या, सही उत्तर नमक, सोडियम नाइट्राइट, मसाले और सिरका हैं।
खाद्य संरक्षण तकनीकों में वे शामिल हैं जो सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए भोजन के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं और वसा ऑक्सीकरण को धीमा करते हैं। परिणाम स्वरूप अपघटन और सड़न धीमी हो जाती है। खाद्य परिरक्षकों में नमक, सोडियम नाइट्राइट, मसाले और सिरका शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल अत्यधिक सूखा सहनशील है? अमरूद, आम, अनार, अंगूर। आंसर अनार। व्याख्या, अनार को अत्यधिक सूखा सहिष्णु फल वृक्ष माना जाता है। अनार यह एक झाड़ी वृक्ष और सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन नियमित सिंचाई करने पर बेहतर फसल पैदा करती है। इसकी खेती शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इन्हें सप्ताह में केवल एक बार पानी की आवश्यकता होती है। सूखा सहनशील का आशय है कि जब पौधे कुछ सप्ताहों से लेकर महीनों तक कम जल स्तर को सहन कर सकते हैं, उदाहरण के लिए बेर, ड्रैगन फल, अनार, अंजीर आदि। अब अगला प्रश्न, डेयरी पशु के लिए आवश्यक इष्टतम शुष्क अवधि कितने दिन है? आंसर 60 दिन। डेयरी पशु के लिए शुष्क अवधि आमतौर पर 60 दिनों तक चलती है और इसमें दूर व बंद ऊपर दोनों अवधि शामिल होती हैं। बंद ऊपर की अवधि अपेक्षित बछड़े के जन्म से 3 सप्ताह पहले शुरू होती है। यदि डेयरी पशु के लिए कोई शुष्क अवधि प्रदान नहीं की जाती है तो वह अगले ब्याह में 25 से 30% कम दूध देगी। अब अगला प्रश्न, जैम में आमतौर पर कुल घुलनशील ठोस TFF प्रतिशत कितना होता है? आंसर 68.5%। ऑप्शन बी। FPO विनिर्देश के अनुसार जैम में कुल घुलनशील ठोस TFF प्रतिशत 68.5% है। TFF किसी पदार्थ में घुले हुए घुलनशील ठोस पदार्थों की संख्या बताता है। इसे रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। जैम एक मध्यम नमी वाला खाद्य पदार्थ है जो फलों के गूदे को चीनी, पेक्टिन अम्ल और अन्य अवयवों के साथ उबाल कर गाढ़ा किया जाता है, जो फलों के ऊतकों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए पर्याप्त ठोस होता है। जैम के भौतिक रासायनिक गुण में TFF 68.5% शर्करा कम करना, 24.22 प्लस 0.08%, pH 3.42 प्लस 0.03, कुल अम्लता 0.34 प्लस 0.01%। जैम के लिए फल और चीनी का अनुपात 1:1 है। आपको बता दें कि बहुत अधिक चीनी से जैम क्रिस्टलीकृत हो सकता है, जो बाजार में अस्वीकार्य है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2007, अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2012। आंसर अक्टूबर 2007। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 53वीं बैठक 29 मई 2007 को आयोजित हुई। इसमें चावल, गेहूं और दालों से युक्त खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना 2011 और 12 के अंत तक चावल का वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन बढ़ाना है। तदनुसार अक्टूबर 2007 में एक केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFFM शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न, जेली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? आंसर चीनी। ऑप्शन ए। जेली बनाने में चीनी परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। जेली एक अर्धपारदर्शी मिठाई है जिसमें विभिन्न फलों के रस को अलग अलग या संयोजन में मीठा किया जाता है। जेली फलों के रस का उपयोग करके बनाई जाती है, जबकि जैम साबुत फलों का उपयोग करके बनाया जाता है। जैम में बीज या फल के टुकड़े हो सकते हैं, जबकि जेली में फल के हिस्से छने हुए होते हैं। अब अगला प्रश्न, दूध में विटामिन मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर फोर्टिफिकेशन। ऑप्शन बी। व्याख्या, दूध में विटामिन मिलाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। खाद्य फोर्टिफिकेशन भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों, आवश्यक ट्रेस तत्व और विटामिन को जोड़ने की प्रक्रिया है। यह किसी भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात विटामिन और खनिज सूक्ष्म तत्वों सहित की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाने की प्रक्रिया है। ऐसा खाद्य आपूर्ति की
पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने तथा स्वास्थ्य को न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, कौन सी सामग्री केक बनाने के लिए एक सामग्री नहीं है? आंसर, दूध। व्याख्या, केक बनाने के लिए दूध एक सामग्री नहीं है। केक बनाने के लिए मूल सामग्री आटा, अंडे, वसा, चीनी, नमक, एक प्रकार का तरल खमीर और बेकिंग सोडा है। मैदा, अंडा, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आदि को मिलाकर एक बैटर तैयार किया जाता है। इस बैटर को 30 से 40 मिनट के लिए केक बेक किया जाता है। अगर चॉकलेट सॉस पसंद है तो इस पर वो भी डाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न, FSSAI का पूरा नाम क्या है? आंसर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ऑप्शन बी। FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 अगस्त 2006 को प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात भारत के राजपत्र भाग फर्स्ट खंड 1 दिनांक 24 अगस्त 2006 को इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर, जिलेटिन। व्याख्या, जिलेटिन आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। जिलेटिन जो एक पफ मूल का एक प्रोटीन है जो उपयोग आइसक्रीम उद्योग में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जगह पौधों से प्राप्त पॉलीसेकेराइड का उपयोग किया जाने लगा क्योंकि इसकी प्रभावशीलता बढ़ गई है और लागत कम हो गई है। स्टेबलाइजर यौगिक का एक समूह है जो आमतौर पर पॉलीसेकेराइड खाद्य गोंद होते हैं जो मिश्रण में चिपचिपापन और आइसक्रीम के अनफ्रोजन चरण को जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न, केचप आमतौर पर किससे बनाया जाता है? आंसर, टमाटर। ऑप्शन बी। केचप आमतौर पर टमाटर से बनाया जाता है। केचप टमाटर, चीनी और सिरके से बनाया जाता है जिसमें मसाले और स्वाद अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें प्याज, ऑल स्पाइस, धनिया, लौंग, जीरा, लहसुन और सरसों शामिल होते हैं और कभी कभी अजवाइन, दालचीनी या अदरक भी शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न, FSSAI कब से कार्यशील है? 2011, 2009, 2005 और 2015। आंसर, 2011। व्याख्या, FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 अगस्त 2006 को प्राप्त हुई थी। भारत में खाद्य स्वच्छता और गुणवत्ता की उचित निगरानी के लिए 5 सितंबर 2008 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना की गई थी। यह 2011 से कार्यरत है और तब से देश में खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राधिकरण के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई में स्थित है। अब अगला प्रश्न, USA और UK में केचप मार्केट में कौन सी कंपनी अग्रणी है? हेज कंपनी, मैगी कंपनी, किसान कंपनी, वीबा कंपनी। आंसर, हेज कंपनी। ऑप्शन ए। USA और UK में केचप मार्केट में क्राफ्ट हेज कंपनी अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार हिस्सेदारी 60% और यूनाइटेड किंगडम बाजार हिस्सेदारी 82% में बाजार का अग्रणी हेज टोमेटो केचप है। केचप मार्केट में अन्य प्रसिद्ध नेस्ले, कॉनएग्रा फूड्स, डेल मोंटे कंपनियां हैं। अब अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके तहत जिलेटिन युक्त स्टार्च तरल से जेल में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, जिलेटिनीकरण। ऑप्शन बी। वह प्रक्रिया जिसके तहत जिलेटिन युक्त स्टार्च तरल से जेल में परिवर्तित हो जाता है उसे जिलेटिनीकरण कहते हैं। स्टार्च कणिकाएं जब पानी सोखती हैं और फूल जाती हैं तो वे जिलेटिनाइजेशन से गुजरती हैं। जिलेटिनाइड स्टार्च ठंडा होने पर जेल बनता है। एस्ट्रोग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें
जिलेटिनाइज्ड स्टार्च पुनः गठित और पुनः क्रिस्टलीकृत होता है, जो समय के साथ और अधिक ठोस होता जाता है। अब अगला प्रश्न, फिनोल के ऑक्सीकरण के कारण एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। आंसर कैटेकोलेज, ऑप्शन बी। व्याख्या, फलों में एंजाइमिक भूरापन और आमतौर पर कैटेकोलेज आर्थोडिफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होता है, जबकि लाइकेसेस पैराडिफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम्स के कारण होता है। एंजाइमिक ब्राउनिंग एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है जो कुछ खाद्य पदार्थों, विशेषकर फलों और सब्जियों में होती है, जिसके कारण भोजन भूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, केचप का पारंपरिक रंग क्या है? नीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी। आंसर लाल। केचप का पारंपरिक रंग लाल है। मुख्य सामग्री टमाटर होने के कारण इसका रंग लाल होता है। वह यौगिक जो टमाटर को उनका रंग प्रदान करता है। हालांकि फैशन से खुदरा दुकानों की अलमारियों को बैंगनी, नीले, हरे, गुलाबी रंग के आकर्षक केचप से भर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न, MSG का उपयोग किया जाता है। आंसर स्वाद बढ़ाने वाले के रूप में, ऑप्शन सी। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग स्वाद बढ़ाने के साथ साथ संरक्षक के रूप में भी किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को सामान्यतः अजीनोमोटो के नाम से जाना जाता है। यह ग्लूटामिक एसिड का सोडियम लवण है। अब अगला प्रश्न, ब्लैक फॉस्फेट केक किस देश से आता है? भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, इटली। आंसर जर्मनी। व्याख्या, ब्लैक फॉस्फेट केक जर्मनी देश से आता है। ब्लैक फॉस्फेट केक, जिसे जर्मन में फॉर्जवाल्डर किर्फटोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जर्मनी के ब्लैक फॉस्फेट क्षेत्र से उत्पन्न एक क्लासिक और प्रतिष्ठित मिठाई है जो दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और प्रिय केक में से एक है। इसे शानदार मिठाई को ब्लैक फॉस्फेट गेटो के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, सब्जियों को फ्रीज करने से पहले उन्हें ब्लांच करने का क्या कारण है? रंग बनाए रखने के लिए, बनावट सुधारने के लिए, सूक्ष्मजीवी गतिविधि को रोकने के लिए, एंजाइमों को विकृत करने के लिए। आंसर सूक्ष्मजीवी गतिविधि को रोकने के लिए, ऑप्शन सी। सूक्ष्मजीवी गतिविधि को रोकने के लिए सब्जियों को फ्रीज करने से पहले उन्हें ब्लांच कहते हैं। सब्जियों को संरक्षित करने से पहले ब्लांच करने से सब्जियों पर मौजूद बैक्टीरिया को मारकर खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। ब्लांचिंग एंजाइम क्रिया को रोकती है जो अन्यथा स्वाद, रंग और बनावट को नुकसान पहुंचाती है। ब्लांचिंग कुछ सतही गंदगी और सूक्ष्मजीवों को हटाती है, रंग को उज्ज्वल करती है और विटामिन के नुकसान को धीमा करने में मदद करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपकरण खाद्य नमूने की गंध और स्वाद का पता लगाने में मदद करता है? आंसर इलेक्ट्रॉनिक नाक, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक नाक एक इलेक्ट्रॉनिक संवेदन उपकरण है जिसका उद्देश्य गंध या स्वाद का पता लगाना है। ई-नोज एक गंध विश्लेषण उपकरण है जो स्तनधारी घ्राण प्रणाली की नकल करता है। इस तकनीक में पैटर्न पहचान के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर की एक बड़ी रेंज शामिल है जो सरल और जटिल गंधों को पहचानने में सक्षम है। अगला प्रश्न, खाद्य संरक्षण की सबसे सामान्य विधि क्या है? आंसर हीटिंग प्लस, ऑप्शन डी। सबसे आम खाद्य संरक्षण विधि हीटिंग या गर्म करना है। भोजन को संरक्षित करने के लिए गर्म करना एक प्रभावी तरीका है क्योंकि हानिकारक रोगाणु पानी के क्वथनांक और उच्च तापमान पर मर जाते हैं। अब अगला प्रश्न, बेंजोइक एसिड किसका उदाहरण है? आंसर परिरक्षक का। सोडियम बेंजोएट के रूप में बेंजोइक एसिड अम्लीय खाद्य पदार्थों के लिए उपयुक्त एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है। यह रसों के किण्वन को धीमा करता है। अब अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग प्राकृतिक रूप से रंगीन जूस को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें विरंजन क्रिया होती है। ऑप्शन बी। सल्फर डाइऑक्साइड एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। दबाव में यह एक तरल पदार्थ होता है और पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग प्राकृतिक रूप से रंगीन जूस को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें विरंजन क्रिया होती है। अगला प्रश्न,
चुनने के दौरान नमक मिलाना किस प्रकार नमक की क्रिया को पूरक बनाना है? आंसर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ाने देता है। ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। अचार बनाते समय नमक मिलाने से प्राकृतिक रूप से मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को बढ़ाने का मौका मिलता है, जिससे नमक की क्रिया में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, तेल में रंग द्रव्य को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आंसर ब्लीचिंग। ऑप्शन बी। ब्लीचिंग का उद्देश्य वनस्पति तेलों में निहित रंग द्रव्य को हटाना है। रंग की अशुद्धियों को दूर करने के लिए पारंपरिक विधि ब्लीचिंग क्ले का उपयोग किया जाता है। यह रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें तेल से अलग कर देती है। अब अगला प्रश्न, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं? आंसर प्रोटीन। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। वे उच्च आणविक भार वाले यौगिक होते हैं जो मुख्य रूप से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। अब अगला प्रश्न, ब्रेड बनाने में प्रोपियोनेट डैश वृद्धि को रोकता है? आंसर फफूंद। व्याख्या, प्रोपियोनेट्स बेकरी उत्पादों की सतह पर फफूंद की वृद्धि को नियंत्रित करने में प्रभावी है, अतः ब्रेड बनाने में प्रोपियोनेट फफूंद की वृद्धि को रोकता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शराब बनाने वाली खमीर है? आंसर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। ऑप्शन ए। बुवर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया नामक एक कोशिकीय कवक से बनता है और इसका उपयोग बियर या शराब बनाने के लिए किया जाता है। इसे कई सालों से पोषण संबंधी पूरक के रूप में उगाया और इस्तेमाल किया जाता रहा है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बुवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट एक कोशिकीय फंगल सूक्ष्मजीवी की एक प्रजाति है। अब अगला प्रश्न, ब्रेड मोल्ड है? आंसर राइजोपस स्टेलोनिफर। ऑप्शन ए। व्याख्या, राइजोपस स्टेलोनिफर को ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक काला मोल्ड है जो ब्रेड पर उगता है। यह तब बढ़ता है जब ब्रेड हवा के संपर्क में आती है और बीजाणु इधर उधर तैरते रहते हैं। अगर ब्रेड पर मोल्ड दिखाई दे तो इसे खराब माना जाता है। अब अगला प्रश्न, किसका उपयोग पनीर और डिब्बाबंद भोजन पर फफूंद को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फोर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, उपर्युक्त सभी। आंसर फोर्बिक एसिड। ऑप्शन बी। फोर्बिक एसिड का उपयोग पनीर और डिब्बाबंद भोजन पर फफूंद को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फोर्बिक एसिड और इसके पोटेशियम लवणों का उपयोग कम सांद्रता में पनीर उत्पादों, पके हुए खाद्य पदार्थों, फलों के पेय पदार्थों, अचार, ताज़े फलों और सब्जियों, कुछ मछली और मांस उत्पादों और वाइन में फफूंद और खमीर की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, आमतौर पर डिब्बाबंद मक्का होता है? खट्टा मक्का, चिपचिपा मक्का, मीठा मक्का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर मीठा मक्का। मीठा मक्का आमतौर पर डिब्बाबंद मक्का होता है। स्वीट कॉर्न को प्रोसेस करके डिब्बाबंद या फ्रोजेन किया जा सकता है या फिर ताज़ा बाजार में बेचा जा सकता है। स्वीट कॉर्न, जिसे शुगर कॉर्न और पोल कॉर्न भी कहा जाता है, इसके दाने सख्त और स्टार्च युक्त होने से पहले ताज़ा, डिब्बाबंद या जमे हुए खाया जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न, प्रसंस्करण के बाद कंटेनरों को जल्दी से ठंडा किया जाता है ताकि डैश को रोका जा सके। आंसर अधिक पकाना। ऑप्शन ए। प्रसंस्करण के बाद कंटेनरों को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए डिब्बों को तुरंत 39 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। गर्मी उपचार से बचे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को अंकुरित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आमतौर पर डिब्बों को ठंडे पानी में डुबोया जाता है। अगला प्रश्न, किसका सीक्वेंस में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड। व्याख्या, पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड का सीक्वेंस में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड एसिड से प्रभावित नहीं होता है। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड ऑक्सीकरण को रोकता है। एक आदर्श जेली होनी चाहिए। आंसर पारदर्शी। व्याख्या, एक उत्तम जेली पारदर्शी होनी चाहिए, अच्छी तरह जमी हुई होनी चाहिए लेकिन बहुत अधिक सख्त नहीं होनी चाहिए।
तथा उसमें फल का मूल स्वाद होना चाहिए। अगला प्रश्न, सेक्वेंस में लगभग कुल घुलनशील ठोस TFF कितना प्रतिशत होना चाहिए? आंसर 40 से 50%। व्याख्या, व्यावसायिक तौर पर सीक्वेंस में कम से कम 25% फलों का रस या गूदा तथा 40 से 50% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होने चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? आंसर नींबू। व्याख्या, नींबू एक ऐसा फल है जो जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। नींबू की परिपक्वता अलग अलग होती है और इसीलिए जैम की उचित सेट प्राप्त करने के लिए एसिड की मात्रा पर्याप्त नहीं हो सकती। केवल कुछ फलों में अच्छी जेली या जैम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पेक्टिन और एसिड होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जेली में जेल निर्माण में मदद करता है? आंसर पेक्टिन, ऑप्शन सी। व्याख्या, पेक्टिन या पेक्टिनिक एसिड पेक्टिन पॉलीमर के घुलनशील रूप हैं और ये जेल निर्माण के लिए आवश्यक हैं। जब पेक्टिन शर्करा अम्ल और जल की उपयुक्त सांद्रता प्राप्त हो जाती है तो पेक्टिन जेल या जेली बनती है। अब अगला प्रश्न, सिरका का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। फलों का रस, केचप, ब्रेड, बिस्कुट। आंसर केचप। केचप में सिरका का उपयोग संरक्षक के रूप में किया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है जो एक प्राकृतिक परिरक्षक है। सिरका एसिटिक एसिड का 5% से 10% जलीय घोल है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण के साथ साथ स्वाद के लिए भी किया जाता है। इस एसिड में खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले कई तरह के रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आटे से बनता है? वह चिपचिपा, सख्त, रबड़ जैसा और लचीला होता है। आंसर ग्लूटेन, ऑप्शन ए। ग्लूटेन गीले गेहूं के आटे में मौजूद चिपचिपा पदार्थ है जो खमीर के साथ मिलकर आटे को फूलने में मदद करता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन मिश्रण है जो गेहूं और संबंधित अनाजों में पाया जाता है। ग्लूटेन आटे को लचीलापन प्रदान करता है जिससे यह फूलता है और अपना आकार बनाए रखता है। अब अगला प्रश्न, बिस्कुट में चीनी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? कोमलता प्रदान करती है, किण्वन के दौरान खमीर के लिए भोजन प्रदान करती है, ग्लूटेन के निर्माण में मदद करती है। दोनों ए और बी। आंसर दोनों ए और बी। व्याख्या, बिस्कुट में चीनी कोमलता का कार्य करती है। चीनी मिठास रंग देती है, मात्रा बढ़ाती है और बिस्किट के बनावट को प्रभावित करती है। घुली चीनी स्टार्च जिलेटिनाइजेशन और ग्लूटेन निर्माण को रोकती है और बिस्किट को अधिक कोमल बनाती है। चीनी बिस्कुट, केक, टोस्ट, आटे और बटर उत्पादों को नरम बनाती है और पके हुए उत्पाद को भूरा होने में मदद कर सकती है। चीनी किण्वन के दौरान खमीर के लिए भोजन प्रदान करती है। किण्वन के दौरान खमीर अपने उपयोग के लिए चीनी को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल को अपशिष्ट उत्पादों के रूप में छोड़ता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया ही कोम्बुचा, बियर, वाइन और अन्य मादक पेय जैसे उत्पादों को उनके विशिष्ट स्वाद और नशीला पदार्थ प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न, फलों पर मोम की परत चढ़ाने पर काम निम्न में से किसको कम करने के लिए किया जाता है? सतह की चमक, कुल घुलनशील ठोस, वाष्पोत्सर्जन की दर, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, मोम की परत वैक्स कोटिंग फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है। इसका उपयोग विशेषकर परिवहन के समय फलों और सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार का खाद्य मोम एडिबल वैक्स का प्रयोग होता है। इससे फल इत्यादि 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं, वह सड़ते या गलते नहीं हैं। मोम की परत चढ़ाने से उनका पानी का हाफ कम हो जाता है। यह उत्पाद को सड़ाने वाली जीवाणुओं से बचाने का काम भी करता है। मोम के घोल की मात्रा बढ़ने पर कुल घुलनशील ठोस TFF घटता है, लेकिन भंडारण तापमान बढ़ने पर यह बढ़ता है। अब अगला प्रश्न, प्याज में पीला रंग किसके कारण से होता है? लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, आइसोसाइनेट। आंसर एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी।
व्याख्या: प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन और एंथोसायंथीन की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि फ्लेवोनोइड्स के वर्ग से संबंधित है। एंथोसायनिन नारंगी, पीला या बैंगनी रंग प्रदान करते हैं, जबकि एंथोसायंथीन हल्का पीला या सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं। जबकि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन, आइसोसायनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। अगला प्रश्न: पास्ता उत्पाद किससे तैयार किया जाता है? आंसर: ड्यूरम गेहूँ। ऑप्शन बी। व्याख्या: ड्यूरम गेहूँ सभी गेहूँ में सबसे कठोर होता है और इससे सबसे अच्छा पास्ता बनता है। इसीलिए ड्यूरम गेहूँ टिटिक्रम ड्यूरम, जो सबसे कठोर गेहूँ है, का उपयोग पारंपरिक रूप से पास्ता बनाने के लिए किया जाता है। ड्यूरम गेहूँ की मिलिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित मोटे कण सूजी पास्ता बनाने के लिए आदर्श है। अब अगला प्रश्न: पापैन निम्नलिखित में से क्या है? एक वसा, एक फोटोलिटिक एंजाइम, एक अणु, एक कार्बोहाइड्रेट। आंसर: एक फोटोलिटिक एंजाइम। ऑप्शन बी। व्याख्या: पापेन एक बहुत शक्तिशाली शुद्ध फोटोलिटिक एंजाइम है जो पपीते के लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इसके सूजनरोधी गुणों के लिए किया जाता है। यह कैरिका पपीता पौधे की पत्तियों, फलों, जड़ों और लेटेक्स में मौजूद होता है। पापेन में ऐसे पदार्थ होते हैं जो संक्रमण से लड़ने और घावों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। लोग दांतों की सड़न, दाद, परजीवी संक्रमण, जेलीफिश के डंक, घाव भरने और कई अन्य स्थितियों के लिए पापेन का उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन जैम और जेली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर: जिलेटिनीकरण। ऑप्शन सी। व्याख्या: जैम और जेली के संरक्षण में जिलेटिनीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यंजन में नमकीन या मीठा को गाढ़ा करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है जिसका उपयोग जैम में किया जाता है। हालांकि पारंपरिक जेली और जैम युक्त रूप से चीनी द्वारा संरक्षित होते हैं। अब अगला प्रश्न: टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर: लाइकोपीन। ऑप्शन बी। व्याख्या: टमाटर में पाए जाने वाले लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण इसका रंग लाल होता है। टमाटर लाइकोपीन से भरपूर होता है, जो एक प्रकार का कैरोटीन है। पकने के दौरान टमाटर का रंग हरे से लाल हो जाता है। कैरोटीनॉइड वर्णक लाइकोपीन इस लाल रंग का उत्पादन करता है। लाइकोपीन लाल कैरोटीन है जिसे क्लोरोफिल के कारण टूटने के परिणाम स्वरूप संश्लेषित किया जाता है। अब अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन कटे हुए फलों और सब्जियों को भूरा होने से रोकता है? आंसर: चिलेटिंग एजेंट। ऑप्शन ए। एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और चेलेटिंग एजेंट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीओ अवरोधक हैं, जिन्हें खाद्य पदार्थों में भूरापन रोकने के लिए मिलाया जाता है। इनसे भूरे रंग के पिगमेंट का निर्माण रुक जाता है, जबकि फलों और सब्जियों को पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज पीपीओ और पेरोक्सीडेज पीओडी ब्राउनिंग भूरा होने के लिए जिम्मेदार मुख्य एंजाइम है। अब अगला प्रश्न: चावल की पॉलिशिंग में निम्न में से कौन सा तत्व निकल जाता है? विटामिन से, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन ए। आंसर: विटामिन B1। व्याख्या: सही उत्तर विटामिन B1 है। पॉलिश रहित ब्राउन चावल विटामिन B1 से भरपूर होता है। जब भूरे चावल को पॉलिश किया जाता है तो चावल चोकर के माध्यम से विटामिन B1 सहित विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज सहित कुछ पोषक तत्व मिलिंग और पॉलिशिंग के दौरान खो जाते हैं। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? आंसर: विटामिन सी। व्याख्या: विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं। ये विटामिन शरीर के ऊतकों तक ले जाए जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। विटामिन बी समूह से पानी में घुलनशील कुल 8 विटामिन हैं, जिनमें थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलासिन, विटामिन B12, बायोटिन और पैंटोथेनिक एसिड शामिल है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एक पोषक तत्व है जिसकी आपके शरीर को रक्त वाहिकाओं, उपास्थि मांसपेशियों और हड्डियों में कोलेजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। अब अगला प्रश्न: गैलेक्टोज किसको 30% अधिक मीठा होता है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैटी एसिड। आंसर: सुक्रोज। व्याख्या:
फ्रुक्टोज दी गई सभी शर्कराओं में से सबसे मीठी शर्करा है। फ्रुक्टोज सुक्रोज से 1.7 गुना मीठा है, जबकि ग्लूकोज सुक्रोज से 0.5 गुना कम मीठा है। माल्टोज सुक्रोज से 30 से 50% अधिक मीठा है। गैलेक्टोज सुक्रोज से 30% अधिक मीठा है, जबकि लैक्टोज सुक्रोज से 0.2 गुना कम मीठा है। प्रश्न, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का उपयोग फलों के रस को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वाद, डिबेटरिंग, मिठास, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डिबेटरिंग, ऑप्शन बी। व्याख्या, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का उपयोग फलों के रस को डिबेटरिंग करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजिनेज का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग खट्टे फलों के रस को एंजाइम द्वारा डिबेट करना है। संतरे और अंगूर के प्रसंस्करण में एंजाइम नाइट्रोजिनेज का उपयोग गूदे की धुलाई को बेहतर बनाने, आवश्यक तेलों की रिकवरी, उपज को बढ़ाने, रस को पतला और उपज करने के लिए किया जाता है। डिबेटरिंग का आशय खाद्य पदार्थ से कड़वाहट दूर करना है। अगला प्रश्न, नाशपाती से बनी शराब को क्या कहते हैं? पेरी, बेरी, केसर, जीन। आंसर पेरी, ऑप्शन ए। नाशपाती से बनी शराब को पेरी कहते हैं। पेरी या नाशपाती स्पाइडर किण्वित नाशपाती से बना एक मादक पेय है। अंगूर की शराब के सापेक्ष बेरी वाइन एक विविध श्रेणी है। अब अगला प्रश्न, मसालों का राजा कौन है? काली मिर्च, मिर्च, काला नमक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर काली मिर्च, ऑप्शन ए। व्याख्या, मसालों का राजा या सभी मसालों की मां का श्रेय अक्सर काली मिर्च पाइपर निग्रम को दिया जाता है। काली मिर्च दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और सबसे पुरानी ज्ञात मसालों में से एक है, जबकि मसालों की रानी इलायची एल्टेरिया कार्डामोमम को कहा जाता है। दोनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की 12मासी फसलें हैं और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक रूप से मांगी जाने वाली मसाला फसलें हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अचार राष्ट्रीय अचार है? आंसर आम। आम का अचार राष्ट्रीय अचार है। आम का अचार आम का उपयोग करके तैयार किया जाने वाला अचार ही एक किस्म है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत लोकप्रिय है। ये खट्टे या मसालेदार अचार व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध हैं। अब अगला प्रश्न, जैम का पीएच क्या है? पीएच 7 से 8.0, पीएच 4 से 5.0, पीएच 2 से 4.0, पीएच 8 से 9.0। आंसर पीएच 2 से 4.0, ऑप्शन सी। जैम और जेली की संरचना में एसिड सांद्रता अर्थात पीएच 2.7 से 3.6 की रेंज में होती है। पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति है। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को क्षय करते हैं। अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो वे अम्लीय हैं, और अगर पीएच 13 या 14 है तो वो क्षारीय हैं। अगर पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है। अब अगला प्रश्न, कैनिंग को कभी कभी यह भी कहा जाता है। आंसर एपार्टिजेशन, ऑप्शन ए। व्याख्या, कैनिंग का दूसरा नाम एपार्टिजेशन है। यह फलों, सब्जियों आदि को बाद में उपयोग के लिए संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। एपट्राइजेशन या कैनिंग शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को वायुरोधी ढंग से सील बंद कंटेनरों में बंद करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, डिब्बा बंद मांस आम तौर पर किसके कारण खराब होता है? आंसर क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी। व्याख्या, डिब्बा बंद मांस आमतौर पर मेसोफिलिक क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति के कारण खराब होता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में प्रमुख खराब करने वाले बैक्टीरिया मेसोफिलिक बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कई क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति जैसे कि सी ब्यूटीरिकम और सी पेस्टयूरियनम कार्बोहाइड्रेट को किण्वित करके वाष्पशील अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे H2 और CO2 गैसों द्वारा डिब्बे में सूजन आ जाती है। अब अगला प्रश्न, जब किसी पके हुए उत्पाद को काटा जाता है तो जो कोशिका संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? आंसर क्रम्ब, ऑप्शन ए। व्याख्या, जब किसी पके हुए उत्पाद को काटा जाता है जो कोशिका संरचना दिखाई देती है उसे क्रम्ब कहते हैं। क्रम्ब ग्रेन को क्रम्ब की उजागर कोशिका संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है। जब एक खमीर युक्त बेक्ड
उत्पाद को काटा जाता है, जिसे आमतौर पर दो चरणीय नरम सेलुलर ठोस के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सेल दीवार संरचना में स्पष्ट ठोस चरण और हवा से बना एक तरल चरण शामिल होता है। अब अगला प्रश्न, दूध पाउडर ब्रेड को क्या प्रदान करते हैं? आंसर, क्रस्ट का रंग, ऑप्शन सी। दूध पाउडर से मिला प्रोटीन और चीनी खमीर वाली ब्रेड की संरचना और बनावट को बेहतर बनाता है, जिससे वे अधिक मुलायम हो जाती है। यह क्रस्ट के रंग को भी गहरा करता है, जिससे ब्रेड खूबसूरत कांस रंग की हो जाती है। अगला प्रश्न, मक्खन बनाने में काम करना वर्किंग शब्द का अर्थ क्या है? मक्खन को गूंथना, क्रीम का पौष्टिकरण, मक्खन को नमकीन बनाना, रंग मिलाना। आंसर, मक्खन को गूंथना, ऑप्शन ए। व्याख्या, मक्खन बनाने में काम करना शब्द का अर्थ मक्खन को गूंथना है। मक्खन बनाने की प्रक्रिया मूलतः एक गूंथने की प्रक्रिया है, जिसमें मक्खन के कणों को एक संघन पदार्थ के रूप में तैयार किया जाता है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।